बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मैक्रोबायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था मैक्रोबायोलॉजी का कि इन्वायरमेंट ऑफ, यानी कि मैक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, वाटर एंड सोल, हवा, मिट्टी और पानी की मैक्रोबायोलॉजी मींस कि हवा के अंदर, पानी के अंदर एंड देन मिट्टी के अंदर कौन कौन से मैक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, उनकी वजह से कौन सी डिजीज हो सकती हैं, ठीक है, और वो कितना हद तक हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और कैसे हमने उनसे प्रोटेक्शन के लिए कौन सी टेक्निक यूज करनी है। तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया था। पहले हमने वाटर एंड देन एयर डिस्कस किया था। आज हमारे पास है मैक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल, मींस के मिट्टी के अंदर जो होती हैं जितना भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उनकी हम स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच के अंदर हम उसको मैक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल कहते हैं। अब ये द रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट वेयर जियोलॉजी एंड बायोलॉजी मीट इज कॉल्ड सोल। अब जो हमारी जमीन होती है ना, तो जमीन की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं जिनको हम क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो जमीन की वो लेयर, उसका वो रीजन जहाँ पे जियोलॉजी, जियोलॉजी कहते हैं कि जोग्राफिया का, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, जियो कहते हैं जमीन को, बेसिकली मीन के जमीन से रिलेटेड जितना भी तरह का जो भी सारी स्टडी होती है जिस ब्रांच के अंदर हम करते हैं, हम उसको जियोलॉजी कहते हैं। जियो कहते हैं जमीन को, जियोलॉजी मीन स्टडी, मीन्स के जितना हम जमीन से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है। एंड देन बायोलॉजी का आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जमीन की अर्थ क्रस्ट, जमीन का वो रीजन जहां पे जमीन से रिलेटेड एंड देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितना भी तरह की हम स्टडी करते हैं, वो सारा रीजन जमीन का, उसको हम सॉल्व कहते हैं। जहाँ पे जोग्राफिया से रिलेटेड भी मीन्स के मिट्टी जहां से, और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहरी सी बात है, जो जानदार होते हैं वो जमीन के ऊपर रहते हैं ना, तो जमीन के जिस पार्ट के ऊपर रहते हैं तो उसको हम सॉल्व का नाम देते हैं, मीन्स के मिट्टी का। उसके बाद हम देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल एनवायरनमेंट वेरी विद लोकेशन एंड क्लाइमेट। अगर हम खसूसियात की बात करते हैं कि जमीन का जो एनवायरनमेंट होता है, जो माहौल होता है, वो किस तरह से होता है, वेरी मतलब कि मुख्तलिफ होता है, विद लोकेशन के साथ, एंड क्लाइमेट, आबो हवा। हर इलाके की अपनी लोकेशन होती है ना, जिस तरह कुछ इलाके हैं जो पाकिस्तान के किसी कोने पे मौजूद हैं, कुछ पथरीले इलाके हैं, ठीक है, कुछ जो होते हैं गर्मी जहाँ पे ज्यादा होती है, और कुछ इलाके हैं जो कि ठंडे इलाके होते हैं। तो मुख्तलिफ इलाकों की आबो हवा भी मुख्तलिफ होती है। तो इलाकों की आबो हवा और उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग जो एक मिट्टी का एनवायरनमेंट होता है, जिसको हम सॉइल एनवायरनमेंट कहते हैं, उसकी खसूसियात भी मुख्तलिफ होती हैं। सॉइल डिफर इन डिपेथ, केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ओरिजिन। जो जमीन होती है वो मुख्तलिफ होती है अपनी केमिकल कंपोजिशन में। हर इलाके की जमीन की केमिकल कंपोजिशन भी मुख्तलिफ होती है। आप सबको पता है ना, जिस तरह से हर इलाके की जमीन की अपनी खसूसियात होती है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे जो फसल वगैरह हम लगाते हैं, तो वो कुछ इलाकों में खास तौर पे होती है और कुछ इलाकों में वो चीजें नहीं होती। इसीलिए हर इलाके की केमिकल कंपोजिशन, जमीन की, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मीन के कुछ इलाकों की पथरीली जमीन होती है, कुछ इलाकों की जो होती है नमी वाली जमीन होती है, कुछ इलाकों की रेतली जमीन होती है। इसी तरह मुख्तलिफ उनकी खसूसियात होती हैं और मुख्तलिफ ओरिजिन्स की होती है, मुख्तलिफ उनका बैकग्राउंड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हर इलाके की जो मिट्टी होती है उसकी खसूसियात भी मुख्तलिफ होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मीन के कौन से सब्सटेंट, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं। सबसे पहले जो मिट्टी में मौजूद होते हैं मिनरल पार्टिकल्स, जितना भी तरह के मुख्तलिफ मदनियात होती हैं, ठीक है, वो मिट्टी के अंदर मौजूद होती है। मिनरल तमाम तरह के उसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिक रेजिडुएंट्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंट जितना भी होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ये होता है कि ऑर्गेनिक वो सब्सटेंट होते हैं, वो कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन लाजमी तौर पर मौजूद होती है, जबकि इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद नहीं होती। तो मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक रेजिडुएंट्स भी होते हैं, आप ऑर्गेनिक सब्सटेंट्स भी कह सकते हैं। वाटर भी मौजूद होता है, गैसेज होती है मुख्तलिफ किस्म की, एंड देन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, तमाम तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह वहां पे मौजूद होते हैं। हम बात करते हैं कि मैक्रोबियल फ्लोरा ऑफ द सॉइल, मिट्टी के अंदर कौन से मैक्रोब्स मौजूद होते हैं। फ्लोरा कहते हैं किसी चीज के हजूम को, ठीक है, कोई भी, जिस तरह मैक्रोबियल फ्लोरा मीन्स मैक्रो ऑर्गेनिज्म कितना तरह के वहां पे मौजूद होते हैं। तो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया। बैक्टीरियल पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन बोथ नंबर एंड वैरायटी देन ऑल अदर ग्रुप ऑफ द मैक्रोब्स। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो मिट्टी के अंदर वो कहते हैं कि जो बैक्टीरियल की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा मौजूद है, दोनों नंबर के अंदर भी और वैरायटी में भी। मुख्तलिफ उनकी किस्म की टाइप्स भी मुख्तलिफ है और नंबर भी सबसे ज्यादा है तमाम अदर मैक्रोब्स की निस्बत। मिट्टी के अंदर जो फंजाई, ठीक है, वायरस वगैरह जितना भी तरह के जो मौजूद है, तो उन सब से ज्यादा जो वहां पे चीज मौजूद होती है तो वो बैक्टीरिया है।
ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है ना सबसे ज्यादा मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाती है फंजाई। फंजाई मीन जो फंगस वगैरह जितना भी तरह के होते हैं, दे आर मोस्ट अबंडेंट नियर द सरफेस वेयर एनारोबिक कंडीशन इज लाइकली टू प्रिवाइल। एनारोबिक का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। सो जमीन के बिल्कुल सरफेस के ऊपर जहां पे ऑक्सीजन की मौजूद होती है तो वहां पे फंजाई सबसे ज्यादा होती हैं। प्रिवेल मीन्स कि वहां पे उनकी ज्यादा होती है। ऐसी जमीन की वो सरफेस जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा जो होती है क्वांटिटी में मौजूद है, तो वहां पे फंजाई की जो मतलब कंसंट्रेशन होगी, जो फंजाई की वहां पे क्वांटिटी होती है, तो वो भी सबसे ज्यादा मौजूद होती है। फंजाई आर द एक्टिव इन डिकम्पोजिंग मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टिश्यू सच एज सेलुलोज एंड लिग्निन वगैरह। अब फंजाई का क्या काम होता है? फंजाई जो होती है वो मेजर जो प्लांट के जितना भी टिश्यू होते हैं, खासतौर पर सेलुलोज और लिग्नन, उनकी डिकम्पोजिशन में इनका अहम रोल होता है। ये फसलों को खराब कर देती है फंजाई, ठीक है। फंगस लग जाता है ना जिस चीज को, तो वहां पे उनकी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि जितना भी तरह के प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर बेसिक तकरीबन 50 से लेके 70% उनकी सेल वॉल्स जो होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती है, एंड देन उनमें लिग्नन होती है। तो इन दोनों चीजों की जो दो अहम सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं प्लांट्स के, जिसमें सेलुलोज और लिग्नन, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि प्लांट के कौन से टिश्यू को फंजाई जो होती है उनकी ब्रेक डाउन कर देती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेलुलोज एंड लिग्नन, सेलुलोज और लिग्नन दोनों की डिकम्पोज कर देगी जो फंजाई होती है, इसलिए फसलों को जो फंगस होती है उसको नुकसान होता है। उसके बाद है एल्जी। एल्जी आर प्रीडोमिनेंट ऑन द सरफेस और बिलो सरफेस लेयर ऑफ द सॉइल। मिट्टी की ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस दोनों के अंदर ही जो होती है एल्जी मौजूद होती हैं। मेजर टाइप्स प्रेजेंट आर, अब एल्जी जो होती है उनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। खासतौर पर पानी के अंदर जो मिट्टी होती है वहां पे आप देखते हैं कि आपको सब्ज कलर की एल्जी नजर आती है। तो एल्जी की मुख्तलिफ टाइप्स होती है, मुख्तलिफ उनके कलर होते हैं। ग्रीन एल्जी होती है जो खासतौर पर पानी वाली जगहों पे आपको नजर आएगी। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्जी होती है। उसके बाद डायटम्स। डायटम्स मींस अ सिंगल सेल्ड एल्गी व्हिच हैज सेल वॉल ऑफ सिलिका। ये भी एल्गी की एक टाइप्स होती है। ये आप एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं या वेवा में भी पूछ सकते हैं कि डायटम्स क्या होती हैं। तो ये भी एल्गी की बेसिकली एक टाइप है। ये सिंगल सेल एल्गी होती है, एक ही तरह का उनमें सेल्स होता है जिसकी सेल वॉल जो होती है वो सिलिका की बनी होती है, तो हम उसको डायटम्स कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटोजोआ। मोस्ट सोल प्रोटोजोआ आर फ्लैजेलेट्स आर अमीबास। ठीक है, अमीबा या फ्लैजेट्स जो होते हैं, फ्लैजेल्स वगैरह होते हैं, ये सारे जो मेजर प्रोटोजोआ होता है जो मिट्टी में मौजूद होते हैं। दे आर ऑफ सिग्निफिकेंट बिकॉज देयर डोमिनेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। ये क्यों सबसे सिग्निफिकेंट होते हैं? क्योंकि इनका जो सबसे अहम मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये जो है ना बैक्टीरिया को इंजेस्ट करते हैं। प्रोटोजोआ क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को इंजेस्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया बेसिकली इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उनको जो होती है गिजा वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती है वायरस। बैक्टीरियोफेजेस एज वेल एज सम प्लांट्स एंड एनिमल वायरस आर प्रेजेंट इन द सॉइल। मिट्टी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के वायरस, जिसमें प्लांट वायरस होते हैं, एनिमल वायरस होते हैं, और बैक्टीरियोफेजेस मींस ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उसको इनगल्फ कर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं, तो हम उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो वायरस मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, एनिमल वायरस हो चाहे वो प्लांट वायरस होते हैं या बैक्टीरियोफेजेस वगैरह होते हैं, तो वो मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद है रेजोस्फियर। रेजोस्फियर का मतलब होता है, स्फीयर कहते हैं कोई भी जगह को, ठीक है। और रेजो जो लफ्ज है ये राइजोम से बेसिकली निकलता है। राइजोम्स कहते हैं जड़ों को, किसी चीज कहते हैं कि राइजोम्स, रूट्स भी कहते हैं जड़ों को और राइजोम्स भी कहते हैं। तो रेजोस्फियर में हम देखते हैं कि दिस इज द रीजन वेयर सोल एंड रूट्स मेक कॉन्टेक्ट। जहां पे मिट्टी जो जड़ें होती है ना किसी भी चीज की, जो प्लांट की जड़ें होती है खासतौर पर, वो मिट्टी के अंदर उनका कनेक्ट होती है ना, मिट्टी के अंदर नीचे की तरफ होती है। तो जहां पे मिट्टी और जड़ों के दरमियान जहां पे कनेक्ट होता है, उनका जहां राब्ता होता है, तो उस रीजन को हम राइजोस्फीयर कहते हैं। इट्स माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ द रूट्स फ्री सॉइल। तो ऐसी मिट्टी जहां पे रूट्स होती हैं, यानी कि रूट्स और मिट्टी जहां पे एक साथ होते हैं, वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर सॉइल जहां पे रूट्स नहीं होती। मींस जहां पे प्लांट्स होते हैं ना, तो प्लांट्स की जड़ें मिट्टी के अंदर मौजूद होती हैं, तो उस जगह के ऊपर माइक्रोबियल्स की ग्रोथ भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऐसी जो है ना मिट्टी जहां पर जड़ें नहीं होती, तो वहां पर जो माइक्रोब्स वगैरह होती हैं उनकी पॉपुलेशन कम होती है। तो आपने ये याद रखना है कि रेजोस्फीयर क्या होती है कि वो रीजन होता है जहां पे सॉल्स और रोड्स आपस में मिलती हैं,
और मैक्रोबियल की पॉपुलेशन उस जगह के ऊपर ज्यादा होती है जहाँ पे रूट्स मौजूद होती हैं एज कम्पेयर टू अदर सॉइल जहाँ पे रूट्स मौजूद नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि कंडीशन इन्फ्लुएंस द मैक्रोबियल पॉपुलेशन। वो कौन सी कंडीशंस हैं जो मैक्रोबियल्स की पॉपुलेशंस की ग्रोथ होने में, उनको ग्रो करने में, उनको सर्वाइवल करने में या उनकी डेथ के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, उनका उनके ऊपर इन्फ्लुएंस मींस उनका इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अमाउंट एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले तो ये देखना है कि उस मिट्टी के अंदर जहाँ पे मैक्रोब्स मौजूद हैं वहां पे कितना उसकी न्यूट्रिशंस, वहां पे क्या स्टेटस है, वहां पे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं कि उनकी ग्रोथ के लिए कि वो इफेक्टिव है या नहीं है। मींस कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि मैक्रोब्स की ग्रोथ के लिए सही होते हैं, तो अगर वो उस मिट्टी के अंदर मौजूद होंगे तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है वहां पे मैक्रोबियल्स की ग्रोथ भी ज्यादा होगी, उनकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। सेकेंड है अवेलेबल मॉइस्चर। वहां पे मॉइस्चर इन्वायरमेंट कितना है, जितना ज्यादा नमी होती है ना, नमी के अंदर बेसिकली पानी मौजूद होता है, तो वहां पे मैक्रोब्स की ग्रोथ ज्यादा होगी क्योंकि पानी के अंदर ज्यादातर मैक्रोब्स वगैरह ग्रो करते हैं। उसके बाद है डिग्री ऑफ एरिएशन, मीन के एक्सपोजिंग टू एयर। वहां पे हवा कितना है उस मट्टी के अंदर, वहां उस एरिया के अंदर हवा का क्या स्टेटस है, टेम्परेचर कितना है वहां के एरिया का, और पीएच कितनी है, मीन के एसिडिक पीएच है या बेसिक पीएच है, सीम एंड फ्लोर वाला इलाका है, नमी वाला इलाका है, वहां पे गीली मिट्टी होती है, किस तरह की है, ये सारे मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं जो कि मैक्रोबियल की पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद है एक्टिविटी ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। मिट्टी के अंदर मैक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या कर रहे होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रोल ऑफ सॉइल मैक्रो ऑर्गेनिज्म इज देयर फंक्शन एज बायोजियोकेमिकल एजेंट्स। अब उन्होंने एक टर्म यूज की है बायोजियोकेमिकल एजेंट्स की, कि मिट्टी के अंदर जितना भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनका फंक्शन एज ए बायोजियोकेमिकल एजेंट्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जो बायोजियोकेमिकल्स रिप्रेजेंट द बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑल ऑफ इन्वॉल्व इन दीज फंक्शन। अब यहाँ पे तीन चीजें उन्होंने कहा है बायो, बायो मीन्स बायोलॉजी, बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी तरह के होते हैं। सेकंड उन्होंने जियो लफ्ज यूज किया है। जियो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जियो कहते हैं जमीन को बेसिकली, तो जियोलॉजिकल मीन जमीन से रिलेटेड जितना भी तरह के जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो उनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन में लफ्ज यूज हुआ है वो हुआ है केमिकल्स। तो केमिकल्स मीन जितना भी तरह के केमिकल्स वहां पे फैक्टर होते हैं। तो तीनों चीजें बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड देन केमिकल फैक्टर जो कि मुख्तलिफ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जरूरी होते हैं, तो वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए उन्होंने उसको एक ही टर्म में यूज किया है कि बायो जियोकेमिकल एजेंट्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फॉर मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन, मींस कि जितना भी तरह के ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंट वगैरह होते हैं, उनकी मिनरलाइजेशन में इनका एक अहम रोल होता है। उसके बाद नाइट्रोजन वगैरह की ब्रेकडाउन के अंदर फास्फोरस वगैरह की ब्रेकडाउन करते हैं, एंड सल्फर कंपाउंड। सो दीज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एलिमेंट आर अवेलेबल फॉर रीयूज। मीन जितना भी तरह के ये होते हैं ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे ये जो होती है दोबारा रीयूज हो सकते हैं क्योंकि ये फसलों वगैरह की ग्रोथ के लिए, मट्टी को जरखेज बनाने के लिए इन तमाम न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ये सारे के सारे रीयूजेबल होते हैं जितना भी तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो मट्टी के अंदर तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या है, बायो जियोकेमिकल एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं। इन तमाम तरह के जितना भी ये सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के कंपाउंड, इनकी रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं बेसिकली, ताकि वो दोबारा यूज हो जाए, और ये मिट्टी के ग्रोथ के लिए, उस जमीन की जरखेजी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये टॉपिक हमारे पास खत्म हो गया है जो हमने स्टार्ट किया हुआ था कि मैक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, अर्थ एंड सॉइल। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है स्टेरिलाइजेशन। ये सबसे अहम टॉपिक है, ठीक है। इसमें ये पेपर में भी, इसके पास पास्ट पेपर में भी काफी क्वेश्चन आए हुए थे। स्टेरिलाइजेशन आप सबको पता है क्या होता है। स्टेराइल करना किसी चीज को मींस के जरासीम से, मैक्रोब से उस चीज को साफ कर देना। तमाम तरह के जितना भी बैक्टीरिया होते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मैक्रोब्स होते हैं, उनको बेसिकली किल करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस, अब क्या है हम इसमें देखते हैं। Sterilization is the process of killing or removing bacteria and all other form of the living organism and their spores from preparations or articles. Sterilization एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बैक्टीरिया एंड अदर फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी जितना भी तरह के मैक्रोब्स होते हैं जिसमें वायरस आ जाते हैं, ठीक है, एंड अदर फंजाई वगैरह,
उन तमाम को किल करने का या रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। आपने हमेशा याद रखनी है लफ्ज स्टेराइल, स्टेराइल्स का मतलब होता है जरासीम से किसी चीज को पाक कर देना, जरासीम्स को किल करना। तो तमाम तरह के माइक्रोब्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह को जो रिमूव करने का या किलिंग का प्रोसेस होता है उसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। और दूसरा ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितना भी स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स अगर मौजूद होंगे ना, जाहिर सी बात है स्पोर्स होते हैं तो उससे आगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्दर ग्रोथ होती है। तो हम जब स्पोर्स को किसी भी अपनी प्रिपरेशन या अपने आर्टिकल से, प्रिपरेशन मीन जितना भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो हमारे फूड प्रोडक्ट हैं, चाहे वो हमारी मेडिसिन वगैरह हैं, हमारे जो भी प्रोडक्ट या हमारे जो भी आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, उन तमाम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का, उनको रिमूव करने का, उनके स्पोर्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है स्टेरिलाइजेशन इज एन एब्सोल्यूट टर्म। द आर्टिकल मस्ट बी स्टेराइल मीनिंग द अब्सेंस ऑफ ऑल द मैक्रो ऑर्गेनिज्म। एब्सोल्यूट मीन एक जो है कंप्रिहेंसिव टर्म है स्टेरिलाइजेशन, जिसका बेसिकली हमने कहा है कि फ्रॉम प्रिपरेशंस और आर्टिकल्स, हमारी कोई भी चीज है, हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, चाहे वो हमारा फूड प्रोडक्ट है, चाहे हमारा अदर कोई भी केमिकल प्रोडक्ट है, उस तमाम प्रोडक्ट से जब हमने मैक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना है तो उसको हम कहेंगे वो हमारे पास स्टेरिलाइज प्रोडक्ट है, और हमारा वो जो प्रोसेस होगा उसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद एक टर्म होती है डिसइंफेक्शन। आपने सुना होगा डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि किल कर देना चीजों को, बट नॉट ऑल द माइक्रोऑर्गेनिज्म। डिसइंफेक्शन हम कहते हैं कि डिसइंफेक्टेंट के लिए हम मुख्तलिफ डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स यूज करते हैं, जिस तरह हमारे पास क्लोरोफॉर्म वगैरह आ जाती है मुख्तलिफ, जिसमें सिपरेट्स भी आ जाती है मुख्तलिफ जो होती हैं, ये जिसमें आईपीए होते हैं, ये सारे हम डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। तो डिसइंफेक्शन इज द किलिंग ऑफ मैनी बट नॉट ऑल द माइक्रोऑर्गेनिज्म। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि टोटली तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने किसी भी प्रोडक्ट से उनको किल कर देना, उनको रिमूव कर देना। जबकि डिसइंफेक्शन का मतलब भी किलिंग होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बट नॉट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स कि हम उस चीज को डिसइंफेक्टेंट तो कर देते हैं, जरासीम से उसको रिमूव तो कर देते हैं, लेकिन सारे के सारे जरासीम किल नहीं होते। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ कंटेमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म टू द लेवल दैट कैन नॉट केस इन्फेक्शन। मीन्स के डिसइंफेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमने बेसिकली मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को या जितना भी कॉन्टिमिनेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके नंबर को रिड्यूस करना होता है इस लेवल के ऊपर कि वो कोई इन्फेक्शन ना काज करें, तो हम उनको डिसइंफेक्शन कहते हैं। हम नंबर रिड्यूस कर देंगे ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो सके, लेकिन हम तमाम के तमाम मैक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर सकेंगे। तो दोनों में आपने हमेशा फर्क याद रखना है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि टोटली तौर पर किल कर देना, रिमूव कर देना तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने किसी भी प्रोडक्ट से, अपने किसी भी आर्टिकल से। जबकि डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करना ताकि वो कोई इन्फेक्शन ना काज कर सके। हमने इस लेवल तक उनको कम करके लाना होता है कि उनकी वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो सके। अब मिसाल के तौर पर पैथोजेंस मस्ट बी किल्ड, जितना भी पैथोजेंस होते हैं उनको हम किल कर देते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया स्पोर में सर्वाइव। पैथोजेंस मींस ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्शन काज करते हैं, जो कि बीमारियां वगैरह काज करते हैं, जिससे बुखार होता है, तो हम उनको किल करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि तमाम के तमाम जितना भी बैक्टीरिया और अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म के स्पोर्स हों वो किल हो जाएं, बल्कि वो सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, ये सबसे अहम क्वेश्चन आपके पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन को एक्सप्लेन करो। तो हमारे पास 3 तरह के बेसिक मेथड है, हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमारे पास इतना ही काफी के बच्चों के ऊपर जो है ना मैसेज भी आ रहे हैं। तो हमने आपको 2 टर्म का पता होना चाहिए। आपसे ये वेवे में भी मोस्टली पूछते हैं कि स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या फर्क है। तो आप दोनों को पता होना चाहिए कि डिसइंफेक्शन का मतलब जस्ट ये होता है कि माइक्रोब्स को रिमूव या किल करना तो होता है, इतना हद तक हमने उनके नंबर को बेसिकली रिड्यूस करना होता है ताकि वो इन्फेक्शन काज ना कर सकें। जबकि स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है टोटली तौर पर किल कर देना तमाम तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके स्पोर्स को, ताकि वो दोबारा ग्रो ही ना कर सकें। उसके बाद हमने पहले जो डिस्कस किया था वो हमारे पास था माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल। मिट्टी के अंदर हमने देखा था कि कितना तरह के माइक्रोबियल फ्लोरा मौजूद होता है। ठीक है, उनकी एक्टिविटीज क्या होती हैं, कौन सी कंडीशन होती हैं जहां पे उनकी ग्रोथ वगैरह हो सकती है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, मैं इसको इधर ही एंड कर रही हूँ।